हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इसमें मैं आपके दिए गए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वह ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है और इसमें पूरा जो है 100 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसे हम लोग देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो मिला लेंगे कि उनका कितना सही है, क्योंकि इसमें मैं 100% सही आंसर बताने जा रहा हूँ। सभी प्रश्नों का सही जवाब आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो कह रहा है उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर्स 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक जो है इसके 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें केवल एक सही है। यू हैव टू मार्क, आपको चिन्हित करना है। योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, और चिन्हित करके जो आपका OMR शीट है उसमें सही आंसर को चिन्हित करके चुनकर चिन्हित करना है। कह रहा है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। कह रहा है कि पूरे 100 प्रश्नों में से आपको केवल 50 प्रश्नों का ही प्रयास करना है, यानी 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। अगर आप इससे ज़्यादा का जवाब देते हैं तो आपका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो समय वेस्ट करने से अच्छा है कि जिस पे कमांड हो आप 50 उन्हीं प्रश्नों का जवाब दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस जो सेंटअप का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। अगर आपने बनाया है तो मिला लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप यहाँ से आंसर देखिए, एकदम सेम टू सेम आप चाहे बिहार के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा हो, सब जगह यही प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ देखते हैं कि कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, ही विल नेवर फॉरगेट इट, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, वॉइस से पहला प्रश्न है और इसका जवाब आपको देना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको जो है पूरा वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक से भी वॉइस का सही आंसर पकड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मॉडल वर्ब होता है, जैसे कि इसमें विल दिया हुआ है तो इसके साथ बी आता है। तो हम इसमें देख लेंगे कि विल के साथ बी किस में है। तो इसका आंसर सबसे पहले जो है हम देखते हैं। तो ए में जो है विल भी है और बी भी है, लेकिन बी में विल नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया। सी में भी विल नहीं है, शुड दिया है तो गलत हो गया। और डी में भी मे दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। विल भी हमारा जो है ए में है तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, इसको सुनिए और इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि व्हेन आई वॉज ए यंग बॉय, जब मैं एक यंग बॉय था, आई डैश डैश रीड विदाउट ग्लासेस, तब मैं बिना चश्मे का भी क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। यानी आपका जो ये सेंटेंस है इसमें अगर एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा भी हम पास्ट में ही ढूंढेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया गया है। तो मस्ट पास्ट नहीं है, सेल भी पास्ट नहीं है, माइट और कुड पास्ट है। तो बात यहाँ कैपेसिटी की हो रही है, इसलिए हमारा कुड इज राइट आंसर। तो 2 का सही आंसर बी होगा, कुड। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, खूब ध्यान से देखिए, एकदम आपको सही सही जवाब बताया जाएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ बताया जाएगा। व्हेन सुनैना, कह रहा है क्या चीज़ कि व्हेन सुनैना डैश डैश बैक। प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं। व्हेन सुनैना डैश डैश बैक सी विल कुक। तो आपको अपनी क्लास में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है इसको अपने क्लास में, कि अगर ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है कि इफ़ व्हेन अनलेस, अगर एक तरफ आपका फ्यूचर टेंस है तो एक तरफ जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। तो सुनैना के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो V1 होता है नहीं तो V5 होता है। तो यहाँ सुनैना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 का ही प्रयोग होगा।
तो इसमें V5 बी में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्स। व्हेन सुनैना कम्स बैक सी विल कुक। जब सुनैना वापस आएगी तो वो खाना बनाएगी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। उसने कहा कि हम लोग अपना काम कर चुके हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चुनने की बात हो रही है। इसको भी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ही सेड दैट, इसमें ही सेड दैट और वी जो है फर्स्ट पर्सन है, यह चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के अनुसार दे हो जाएगा। तो दे हैड, तो हम देखेंगे कि ही सेड दैट दे हैड किस में है, तो ही सेड दैट ही हैज है, तो ये गलत हो गया। ही सेड दैट दे हैव है, ये भी गलत हो गया। हमारा तीसरा है कि ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। चौथा में ही सेड दैट दे शुड हो गया है, तो चौथा तो ऐसे ही गलत हो गया। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाइल सेहान वाज डैश डैश इन बेड लास्ट नाइट। देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, जब पढ़िएगा प्रश्न तो आपका आंसर समझ में आएगा। वाइल सेहान वाज डैश डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग। तो यहाँ दूसरे क्लॉज में देख रहे हैं कि V2 है यानी पास्ट टेंस दिया हुआ है और इधर वाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब लगता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके साथ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। तो देख लेंगे हमारे चारों ऑप्शन में V4 किस में है, तो सी में है, यानी वर्ब में ING। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। तो विजिलेंट यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका सही मीनिंग बताना है। 4 मीनिंग दिया हुआ है। तो एक्चुअली विजिलेंट का मतलब होता है चौकस यानी चौकन्ना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वॉचफुल। इसका सही आंसर सी होगा माय डियर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर सी, वॉचफुल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खूब ध्यान से देखिएगा इसको, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। आपके सिलेबस में रहेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको रहेगा करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर देखते हैं। कह रहा है कि अ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है, आपको शायद पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि यह 102 तल्ला है, यानी 102 मंजिल है। काफ़ी यूनिक है। तो हम जानते हैं कि यूनिक चीज़ों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे चूंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको दी पढ़ेंगे। दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क इज राइट आंसर। हमारा 7 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। रोहन जो है वह बीमार है, इज अनवेल यानी कि वो चंगा नहीं है, बीमार है। स्टिल यानी फिर भी, ही अटेंड्स वह अटेंड करता है, क्या चीज़, द ऑफिस रेगुलरली, नियमित रूप से वह कार्यालय अटेंड करता है यानी जाता है। तो इसको क्या करना है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका करेक्ट यानी सही मेल चुनना है, सही इसका कॉम्बिनेशन चुनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा आपका डी होगा। दो रोहन इज अनवेल, यद्यपि रोहन जो है बीमार है यानी अच्छा नहीं है, ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन डैश डैश। ये तो मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ या आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पॉन्डर, स्ट्रॉन्ग, वाइज, परफेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और जिसका क्वेश्चन पेपर है उसने एकदम राइट आंसर बनाया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर में कि स्टे डैश डैश योर लिमिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ लिमिट के साथ जो है इन का प्रयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, विद इन भी लग सकता था लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि लिमिट जहाँ तक होता है वहाँ तक हमें रहना चाहिए। तो
यहाँ इसके लिए सही आंसर हमारा बी होगा, इन होगा। विद इन लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, एट और ऑन भी गलत है। यहाँ लिमिट्स के लिए हम स्टे इन योर लिमिट्स होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको मैं क्लास में भी बताया हूँ कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में जो है आपसे वर्ड पूछ रहा है, इसमें सही शब्द चुनना है। तो हमारा सही शब्द जो है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही शब्द हमारा सी है, रिदम। इसका हिंदी होता है ताल। तो RHYTHM होता है। इसका सही आंसर जो है सी होगा। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का जो है सिनोनिम्स आपको चुनना है, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द चुनना है ग्रम्बल का। तो सब आपको मैं बोलता हूँ कि वर्ड इज़ पावर, वर्ड याद किया कीजिए। देखिए एक्चुअली जब तक इसका मीनिंग पता नहीं होगा आप इसके अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं चुन सकते हैं। वैसे आप वर्ड याद करके उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लास में भी कराऊंगा इसको। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स क्या होता है? तो ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, शिकायत करना। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, टू कंप्लेन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर में, कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। एक व्यक्ति जो बिना किसी निमंत्रण का प्रवेश कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो उसे इंट्रूडर कहते हैं। ये बिना परमिशन के प्रवेश करने वाले लोगों को, घुसने वाले लोगों को हम इंट्रूडर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है उनके लिए जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई में मन लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कितना आसान प्रश्न दिया है कि सुनीता एंड समीर, यहाँ 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, 2 नाउन को एंड से जोड़ा है, और डैश डैश खाली जगह दिया है, द होस्ट ऑफ द पार्टी। ये आपको सिंटेक्स से लिया गया प्रश्न है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब 2 नाम है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा प्लूरल वर्ब यहाँ सी है, वेयर। कैन और हैव होगा ही नहीं, वाज तो सिंगुलर वर्ब है तो संभव ही नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 14 का सी, वेयर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओपन द डोर प्लीज। चूज द, ध्यान से देखिएगा, ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया गया है, यानी ओपन को अंडरलाइन किया गया है, और इसी का एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड बताना है। तो ओपन का तो बच्चा भी बता सकता है कि ओपन का क्लोज होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज। यानी प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर ए होगा। क्लोज मीन्स बंद करना, और इसका उल्टा होता है ओपन, खोलना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि हरी अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा जल्दी करो। तो इसमें जो है इसका क्या करना है? तो चूज द इनडायरेक्ट नरेशन, इसका नरेशन बनाना है। इनडायरेक्ट नरेशन इसका क्या होगा? तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि द टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेड टू है तो आस्क तो होगा ही नहीं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेगा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, हाँ ऑर्डर दे सकता है, बट यहाँ पे फॉर जो है ये दे दिया है जो गलत है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू हरी, राइट आंसर इसका डी होगा। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू हरी, जल्दी करने के लिए बोला। शिक्षक जो है बोले विद्यार्थियों से जल्दी करने के लिए। तो 16 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर आ गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप इसे देखेंगे, इसका सही स्पेलिंग बताना है। तो कैशियर है, जो खजांची जी से कहते हैं, तो कैशियर जो बैंक में होते हैं। अब कैशियर का राइट स्पेलिंग अगर आप याद किए हैं तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, CASHIER। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। क्या कह रहा है कि डोंट वरी डैश डैश की इज़ इन माई पॉकेट। चिंता मत करो,
चाबी मेरे पॉकेट में है। एक चाबी मेरे पॉकेट में है नहीं, कोई चाबी है जिससे वो बोल रहा है कि चिंता मत करो, उसको बता रहा है, यानी कोई विशेष चाबी है जो उसके पॉकेट में है, तो इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि कुड यू डैश डैश मी प्लीज़। क्या कह रहा है कि कुड यू डैश डैश मी प्लीज़, तो कुड यू के बाद जो है V1 का प्रयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस फिर आ गया, आप इसे देखेंगे, इसमें चूज करना है कि सही सेंटेंस, सही वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सा है। अनीता देसाई रोट अ बेस्ट नॉवेल। अनीता देसाई रोट, यहाँ तक तो सही है, लेकिन बेस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, इसमें ए दिया हुआ है। नेक्स्ट अनीता देसाई रिटेन, ये तो सेंटेंस ही गलत है। अनीता देसाई राइट्स अ बेस्ट नॉवेल, यहाँ भी जो है बेस्ट के पहले आर्टिकल ए दिया है, जबकि बेस्ट के पहले द होना चाहिए। नेक्स्ट है अनीता देसाई रोट, अनीता देसाई लिखती थी, क्या लिखती थी, ए गुड नॉवेल, एक अच्छा उपन्यास लिखती थी। तो यहाँ पे ये सही है, हमारा सही आंसर मिल गया। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 21 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही डैश डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, तो ही डैश डैश टू गिव यू। अब यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, चारों में किसके साथ टू लगता है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। कैन के साथ टू नहीं लगता, वुड के साथ टू नहीं लगता, कुड के साथ भी टू नहीं लगता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये शायद मुस्कान का पेपर है, मुस्कान ने एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर बनाया है। जिसने भी बनाया है काफ़ी सही जवाब है। यहाँ ऑट टू का प्रयोग किया जाएगा, तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑट टू। टू पहले से है और बाकी किसी मॉडल के साथ टू नहीं लगेगा। यहाँ एक यूज टू के साथ लगता है तो वो भी नहीं दिया गया है। यहाँ वुड, कैन, कुड दिया है और ऑट दिया है, तो ऑट टू हम सब जानते हैं, ऑट टू एक मॉडल वर्ब है, यहाँ ऑट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि वी वर डैश डैश फॉर द ट्रेन, इसका राइट आंसर बताना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले से प्रीपोजिशन दिया है, बाकी सब में प्रीपोजिशन लगा है, 2 प्रीपोजिशन एक साथ नहीं लगा सकते। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इन टाइम। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि ही सिंपल डैश डैश ग्रीडी, कह रहा है कि चूज द करेक्ट कंजक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन क्या हो सकता है, जब 2 गुण एक जैसे हो तो एंड लगता है, 2 गुण एक दूसरे के विपरीत हो तो बट लगता है। यहाँ देख रहे हैं सिंपल अलग चीज़ है, सिंपल मीन्स भोला सीधा, और ग्रीडी जो होता है लालची होता है, दोनों अपोजिट वर्ड है, तो हम यहाँ बट का प्रयोग करेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ही हैज़ टू असिस्टेड बाय मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, देखिए फिर वॉइस आ गया। वॉइस में जो है आपको बताना है, यहाँ पे ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाय मी पैसिव वॉइस दिया है, इसका एक्टिव चुनना है, तो मी का आई हो जाएगा और आई के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव टू देखेंगे किस में है, तो आई हैव टू डी में है। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिकी वॉइस आप जो है जो क्लास में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आगे भी कराऊंगा मैं, तो उसके अनुसार आप जो है देख सकते हैं। आई हैव टू असिस्ट हिम, यहाँ देख लीजिए हैव टू का प्रयोग किया गया है, राइट आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ही इज डैश डैश बिगिन द वर्क, ही इज डैश डैश टू बिगिन द वर्क। तो यहाँ आपको सही आंसर चूज करना है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अबाउट। क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इज आर एम टू लगता है और एक इज आर एम प्लस अबाउट टू लगता है, करने ही वाला है, जिसमें ही आता है तो अबाउट लगता है। जैसे ही इज़ अबाउट टू बिगिन द वर्क, वह काम शुरू करने ही वाला है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि सुरेश फादर्स आस्क्ड डैश डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर ए स्ट्रेंजर। सुरेश के पिताजी ने पूछा या कहा अजनबियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए, तो यहाँ पर किससे कहा, तो सुरेश के पिताजी सुरेश से ही कहेंगे, तो सुरेश के लिए हिम लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, समवन नहीं होगा, एनीवन नहीं होगा, हमारा राइट आंसर डी होगा। बिल्कुल सही बनाया है, जिसका ये पेपर है एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर बनाया है, हिम होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 27 में है कि इन द विंटर्स द वैलीज आर डैश डैश देन द हिल
हिल टॉप्स। तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री से आ गया है प्रश्न, देन का प्रयोग किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, फॉगी, फॉगियर, मोर फॉगियर, डी फॉग। यहाँ मोर और फॉगियर, ई आर और मोर दोनों एक साथ लगाया है तो ये होगा ही नहीं, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। जी हाँ, 27 का सही आंसर बी है, फॉगियर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 28, इट्स ईजी डैश डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टू गेट, गेटिंग, गेट, गॉट। तो इट्स ईजी टू गेट, गेट यहाँ पहुँचने के सेंस में गेट का जो है मीनिंग, हमारा सही आंसर ए होगा। इट्स ईजी टू गेट टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स, पीयूष जो है कभी कभी विचित्र व्यवहार करता है, एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स डैश डैश हिम। अब यहाँ डैश डैश में आपको सही प्रीपोजिशन लगाना है, तो गेट्स अबाउट नहीं सही होगा, गेट थ्रो भी नहीं सही होगा, गेट अलोंग सही होगा, गेट अप तो सही नहीं होगा, गेट अप मीन्स तो उठना होता है, तो यहाँ कोई उसके साथ नहीं उठता है, ये नहीं होगा। गेट अलोंग का मतलब होता है मिलने जाना, तो चूंकि उसका व्यवहार अजीब है इसलिए कोई भी उससे मिलने नहीं जाता है, तो नोबडी गेट्स अलोंग, इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब सी है इसका। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रीता गॉट व्हाट शी वांटेड। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या चीज़ कि खाली जगह में इनमें से कौन होगा, क्वेश्चन टैग से ये प्रश्न है। तो गॉट जो है V2 है बाबू, गॉट V2 है तो V2 में डिड लगता है, तो हम देख रहे हैं कि ए में डिड दिया हुआ है, डिडंट सी, और रीता के लिए सी भी सब्जेक्ट होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। 30 का राइट आंसर ए है, 30 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी, प्रत्येक को हंसना चाहिए और खुश रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ डैश डैश शॉर्ट, क्योंकि जीवन छोटा है, जीवन छोटा है भाई, तो लाइफ ईज होगा, वाज नहीं, कैन भी नहीं हो सकता, माइट भी नहीं हो सकता, यहाँ राइट आंसर ईज है, 31 का सही आंसर ईज होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और इसे याद करते चलिएगा। ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, इसे समझते हुए चलना है, दिमाग में सेट रखना है। ही वर्क्स ऑन वीकेंड कह रहा है कि चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ही वर्क्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाते हैं तो डोंट या डजंट लगता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ही के साथ डोंट लगेगा नहीं, ही के साथ डजंट लगता है। तो चलिए अब ट्रिक से जो है इसका निगेटिव चूज कर लेते हैं, तो देखते हैं डज नॉट किस में है, तो डज नॉट पहले में ही है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी किसी में डज नॉट नहीं है, इसमें कैन नॉट है, इसमें विल नॉट है, इसमें शुड नॉट है, हमारा राइट आंसर डी है, सॉरी राइट आंसर हमारा ए है। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 33, व्हेन विल यू हैंड डैश डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, कब तुम मुझे इस ऑफिस का चार्ज सौंपोगे, तो सौंपना का हैंड ओवर होता है, तो हम देख सकते हैं कि ओवर जो है बी में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 33 का राइट आंसर बी है, हैंड ओवर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, फिर से आ गया, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है इसमें, इसके पहले करेक्ट सेंटेंस चूज करना था, इस बार जो है इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। गलत सेंटेंस इसमें से कौन सा है, गुड इवनिंग, हैव अ सीट, आई गॉट ए फ्री स्टूडेंटशिप, इट इज़ ए नाइस पोएम, ही गैव मी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, इसमें आपको ही गैव मी इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें गुड इवनिंग हैव अ सीट ये सही है, राइट है, करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चुनना है। आई गॉट ए फ्री स्टूडेंटशिप ये भी सही है, इट इज़ ए नाइस पोएम ये भी सही है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, यानी इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो हमारा सही आंसर मिल गया, यही गलत है, 34 का डी, तो डी इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डिड सी डैश डैश डिड सी डैश डैश हिम फॉर लंच, तो डिड लगा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए डिड लगा है तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तो पहला रूप लगेगा, तो इनवाइटेड होगा ही नहीं, बी में है पहला रूप इनवाइट, बाकी सब में पहला रूप नहीं है, हमारा राइट आंसर बी है।
तो प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर बी होगा, इनवाइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आ गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आप इसको चूज करेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉन्सियंस। कॉन्सियंस राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर होगा कॉन्सियंस। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रोहिणी डाइड डैश डैश कलरा। कलरा से मर गई रोहिणी। किसी बीमारी से मरने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, खूब ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए बाबू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। 2 सेंटेंस दिया है, कंबाइन करना है। कम्बिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कम्बिनेशन है, आपको इसका कम्बिनेशन बनाना है। जब 2 गुण एक जैसे हों, गरीब ईमानदार पॉजिटिव सेंस दर्शा रहे हों, तो उसके साथ एंड लगता है। कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं और उसे कंबाइन करते हैं। तो ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट पहले में ही दिया, हमारा राइट आंसर ए होगा। जिसका ये क्वेश्चन पेपर है शायद मुस्कान का है, आई एम नॉट कन्फर्म, बट मुस्कान का ही है। बिल्कुल सही आंसर उसने बनाया है। ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि पीपुल डैश डैश ड्राइव केयरफुली। लोगों को जो है क्या करना चाहिए? गाड़ियाँ सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन शुड से दिया जाता है, निर्देश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शुड। सलाह दिया जा रहा है सावधानी पूर्वक चलाने के लिए, तो सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राम सेज कमा इन्वर्टेड कमा आई मस्ट डू इट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, यानी इसका नरेशन बनाना है। तो राम सेज दैट, हम देखेंगे कि राम सेज दैट किस में है। चलिए ट्रिक से बनाएंगे, पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए पूरा बनाने का, और ट्रिक की प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आप आसानी से इसको बना सके। तो राम सेज कमा इन्वर्टेड कमा के लिए दैट लगेगा। हम देखते हैं राम सेज दैट किस में है। तो राम सेज दैट ए में नहीं है, बी में, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी में है। राम सेज दैट ही मस्ट डू इट, और डी में नहीं है, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, राम सेज दैट ही मस्ट डू इट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट आर दे लाफिंग, व्हाट आर दे लाफिंग डैश डैश। तो लाफिंग के साथ एट आता है, लाफ एट आता है, लाफ एट होता है, तो लाफिंग एट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ए 41। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर ए होगा, एट, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाइल डैश डैश ऑन वाटर। तेल जो है वो पानी पे क्या करता है? फ्लोट करता है, यानी तैरता है। तो वाइल जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। तो फ्लोट के साथ एस लगा हुआ बी में है, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्लोट्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 43 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, इसमें सही सेंटेंस कौन सा है? दिस इज एन ओरिजिनल बुक, ये तो सेंटेंस सही लग रहा है। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि दिस वाज अ ओरिजिनल बुक, ये तो गलत है, यहाँ पे एन होना चाहिए था। ओरिजिनल बुक वाज दिस, ये तो गलत है। दिस हैड अ, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर मिल गया, ए है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 44 डैश डैश द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे शुरू में आपको जो है वर्ब का रूप भरना है। टेल, टोल्ड, टेलिंग, हैव टोल्ड दिया है, यानी यह प्रश्न जिरंड से है। हम देखते हैं कि यहाँ शुरुआत में या तो टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं या फिर जिरंड यूज़ करते हैं। तो हम इन्फिनेटिव या जिरंड यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे टेलिंग जिरंड है, ये हमारा राइट आंसर सी है। प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ही हैज सीन डैश डैश ताजमहल। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ताजमहल जो है यूनिक चीज़ है, और यूनिक चीज़ के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर आ गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको चूज करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान।
फेवरेट, जैसे आप हमेशा क्लास में पूछते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट लीडर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, विच इज़ योर फेवरेट कलर एंड विच इज़ योर फेवरेट पेन, तो ये फेवरेट का स्पेलिंग जो है FAVOURITE। प्रश्न संख्या 46 का डी आंसर सही है। चलिए राइट आंसर डी होगा, फेवरेट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि द बॉय एट अ लॉट, लड़का बहुत खाता था, तो एट अ लॉट इसका क्या करना है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए अ लॉट इधर ऑब्जेक्ट है, तो ए लॉट से कौन सा सेंटेंस शुरू हुआ है उसको देख लेते हैं। ट्रिकी बनाएंगे, एकदम बिल्कुल ट्रिकी, बहुत आसान। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा मैंने ट्रिकी वॉइस, ट्रिकी नरेशन, हर चीज़ को ट्रिक मैंने डिटेल से पढ़ाया भी है और ट्रिक भी मैं बताता हूँ। ट्रिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, अगर आपको बेहतरीन मार्क्स लाना है तो। चलिए देखते हैं, तो ए लॉट से कौन सा सेंटेंस इसमें शुरू है, तो ए में नहीं शुरू है, बी में नहीं शुरू है, सी में, हाँ बिल्कुल, डी में भी नहीं शुरू है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। मुस्कान ने बिल्कुल सही आंसर टिक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 48 में कि द सिनोनिम्स ऑफ लर्निंग इज, चलिए द सिनोनिम्स ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग यानी ज्ञान, द सिनोनिम्स ऑफ लर्निंग इज, इसका कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो स्टूपिड होगा ही नहीं, विक्ड होगा ही नहीं, दुष्ट होता है इसका मतलब, स्टूपिड बेवकूफ़ होता है, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि, और यहाँ पे आपको सी में नॉलेज दिया है, सही टिक लगाया गया है। राइट आंसर इसका सी होगा, 48 का राइट आंसर सी होगा। देखिए ये टिक मैंने नहीं लगाया है, आज मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है मुस्कान से और मुझे लगता है कि उसी का है ये, तो उसने सही, एकदम एब्सोल्युटली सही राइट आंसर बनाया है, काफ़ी उसका आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ साउंड दैट कैनॉट बी हियर्ड, एक आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, जिस आवाज़ को हम सुन नहीं सकते हैं वो आवाज़ क्या होता है, तो वो आवाज़ जो है इनऑडिएबल होता है, जिसको सुनते हैं ऑडिबल होता है, और ये हमारा उसका उल्टा हो जाएगा इनऑडिएबल। तो 49 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, खूब ध्यान से देखिए बाबू, काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में भी रहेंगे। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी, कह रहा है कि ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी, 50 में है, कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। तो चलिए ट्रिक से बनाते हैं, मी को इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, और इसका क्या करना है, हाँ पैसिव में दिया है, इसका एक्टिव करना है। तो चलिए एक्टिव वाज, पैसिव में किसका वाज होता है, तो V2 का, तो मी है इधर, तो आई टॉट देखते हैं किस में है, पहले में आई टीचिंग है, दूसरे में आई टॉट है, यस मिल गया, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, आई टॉट हिम इंग्लिश। देख लेंगे कि ऐसा जो ट्रिक आप लगा रहे हैं किसी और में भी तो नहीं है, उसको पूरा मिला लीजिएगा। चलिए तो 50 का जो है 50 का सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया, आई टॉट हिम इंग्लिश। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ अरिस्टोक्रेट इज, देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बाबू, अरिस्टोक्रेट का जो है विलोम शब्द पूछ रहा है, विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम पूछ रहा है। तो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि वर्ड याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, बिकॉज वर्ड इज़ पावर, वर्ड जो है आपका अंग्रेजी का पावर है। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है रईस, तो रईस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गरीब हो जाएगा, पुअर। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुअर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश डैश यू, आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश डैश यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन इसमें लगाना है आपको, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो कॉन्फिडेंस डैश डैश यू, यहाँ पे विथ सही नहीं होगा, इन भी सही नहीं होगा, एट भी सही नहीं होगा, राइट इसका प्रीपोजिशन ऑन होता है, याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस ऑन यू होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट डैश डैश फ्रॉम बांग्लादेश, देखिए सिंटेक्स से लिया गया ये प्रश्न है। ऑफ के पहले अगर कोई नंबर या क्वांटिटी दिया गया हो तो ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ऑफ के बाद जूट है, जूट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ये पैसिव में है, तो इज एक्सपोर्टेड होगा, हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। आर इम्पोर्टेड, बहुत लोग जो हैं ऑनलाइन अपने वीडियो में हो सकता है कि बताए हैं, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर 53 आंसर जो है मैंने देखा था ऑनलाइन बताया गया था, गलत है, अब मे भी मुझे पता नहीं है, बट श्योर आप इसका राइट आंसर
इज एक्सपोर्टेड होगा, एकदम कंफर्म हो लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फाइंड द ऑड वन। इसमें से जो है विषम चुनना है, जो इसमें मेल नहीं खाता हो। ऑड का मतलब क्या? विषम, जो भिन्न हो, जो अलग हो। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में मीट है, बी में चिकन है, सी में फिश है और डी में फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स भैया हमारा अलग है, ये सब जो है मांसाहारी है, लेकिन फल जो है हमारा मांसाहारी नहीं है, तो यही ऑड है। तो फाइंड यानी पता कीजिए कि इसमें से विषम कौन है। तो फ्रूट, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है आई एम डैश डैश, आई एम डैश डैश ग्लैड टू सी यू। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेरी। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। सी मीन्स मिलना और देखना दोनों होता है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 56 में, चिल्ड्रेन शुड डैश डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। तो चिल्ड्रेन जो बच्चे होते हैं अपने बड़ों के एडवाइस यानी सलाह को क्या करना चाहिए? तो फॉलो करना चाहिए। तो चिल्ड्रेन जो है ये प्लुरल है और प्लुरल के साथ हम फॉलोज नहीं लगा सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिनाई मीन्स तो मना करना होता है, तो बच्चों को बड़ों के सलाह को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर 56 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। आई डू नॉट एग्री डैश डैश यू। तो एग्री विथ होता है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, एग्री विथ यू। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई विल नॉट डैश डैश माई प्रोग्राम। तो अल्टर, अल्टर, ये तो बी गलत है। सी स्टॉप, डी रिमूव। सी हो सकता था बट स्टॉप नहीं किया जाता, प्रोग्राम को पोस्टपोन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर अल्टर हो जाएगा। अल्टर मीन्स बदलना होता है। आई विल नॉट अल्टर माई प्रोग्राम, मैं अपने कार्यक्रम को नहीं बदलूंगा। राइट आंसर 58 का ए है, अल्टर। स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम को पोस्टपोन किया जाता है, स्टॉप नहीं किया जाता। आई विल नॉट पोस्टपोन माई प्रोग्राम, अगर पोस्टपोन देता तो हो सकता था, बट यहाँ अल्टर पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए अल्टर मीन्स बदलना होता है कि मैं अपने कार्यक्रम को, मैं अपने प्रोग्राम को नहीं बदलूंगा। आई विल नॉट अल्टर माई प्रोग्राम। 58 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सी इज एज जेंटल, वह उतना ही नेक है। तो लाइन तो नेक, लाइन की तरह नेक तो है नहीं। लाइन में शेर होता है भाई, शेर तो चिरफाड़ देता है। और कैट, बिल्ली जो है चूहा वगैरह खा जाती है, वो तो जेंटल होती नहीं है। और डॉग जो है वो भी हबक लेता है किसी को। तो सही आंसर इसका बी होगा, सी इज एज जेंटल एज डॉव। राइट आंसर, डॉव मीन्स क्या होता है? तो डॉव मीन्स कबूतर, वो डॉव जो पंडुक जानते हैं ना आप। तो सी इज एज जेंटल एज ए डॉव, इसको बहुत जेंटल माना जाता है इस पक्षी को। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूरज फाउंड पीस थ्रो योगा एंड, ये 60 है। सूरज फाउंड पीस एंड, पीस थ्रो मतलब सूरज को मिलता है क्या चीज़? शांति। किससे मिलता है जी? तो योगा, योगा से। एंड स्लीप नहीं, रेस्ट नहीं, मेडिटेशन, यस राइट, सी। योगा एंड मेडिटेशन से आदमी को शांति मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये जो कह रहा है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया है प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? देखते ही आपको याद आ जाएगा, पहला ही लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी 61 का राइट आंसर हमारा सी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रैदर डैश डैश पेस। ये लाइन जो है भारत इज़ माई होम से लिया गया है, आप देख सकते हैं अपनी किताब में जाके दिया हुआ है। और इसमें सही आंसर जो होगा उसका डी होगा, इसका डी सही आंसर होगा। परिवार बड़ा है और लगातार ये काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग पढ़े भी हैं क्लास में इसको, तो फास्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश डैश रुपीज़। नानू काका ने चेक पर कितना रुपया लिखा था? तो 1000 रुपया लिखा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप ये लेसन पढ़े होंगे अ पिंच ऑफ स्नफ तो आपको याद भी होगा। चेक निकाल कर वो 1000 रुपया उस पर राशि लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा 1000। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, हु इज ही इन द सेंटेंस।
कौन मिनिस्टर से मिलना चाहता है? ही किसके लिए यूज किया गया है? तो नानू काका के लिए। राइट आंसर इज नानू काका। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 65। द होप्स ऑफ द नेग्रो population were fulfilled by the signing of the इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, यानी ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया लाइन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रसेल्स राइटिंग्स इम्फेसिस, रसेल्स के जो लेख हैं वो जोर देते हैं, क्या चीज़ पे जोर देते हैं? तो पीस एंड लिबर्टी। आप ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैन काइंड, आप देखेंगे और जो राइटर के बारे में जो डिटेल दिया गया है उसमें आपको ये मिल जाएगा। पीस एंड लिबर्टी पे इनके लेख जो हैं जोर डालते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फ्रॉम रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, कह रहा है कि इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फ्रॉम रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, ये ए चाइल्ड इज बर्थ से लिया गया है और इसमें कह रहा है कि बर्थ इज ऑलवेज, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटेंडेड। ये आपके पाठ्य पुस्तक के चाइल्ड इज बर्न में है, आप देख सकते हैं इसमें अटेंडेड होगा। मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, आपको याद भी होगा शायद। चलिए, यानी कुछ घटनाओं को छोड़कर जो है प्रसव जो है देख रेख में कराया जाता है, तो अटेंडेड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज, बेंजी किस उम्र में स्कूल छोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी सी, 14 वर्ष की उम्र में उसने स्कूल छोड़ा था। नेक्स्ट, बेंजी दी अर्थ जो है उस पाठ का है और आपको याद होगा कि बेंजी जो मुर्गी पोसता था वो 14 साल की उम्र में जो है अपना स्कूल छोड़ा था, तो 14 इज राइट आंसर। 69 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि डैश डैश अस्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कौन मानता था, किसका मानना था कि पाठकों से कुछ भी मनवाया जा सकता है? हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया ये लाइन है, तो इसका राइट आंसर है हिटलर। जी हाँ, हिटलर का मानना था कि पाठकों से कुछ भी जो है मनवाया जा सकता है, कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चेखव्स वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डैश डैश ऑफ हिज डे। चेखव, एंटन चेखव, यानी जिसने लिखा है मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव, तो वो कहाँ के दिनों का जो है एक्यूरेट पिक्चर जो है प्रदर्शित करते हैं अपने रचना से? तो रसिया के, चूँकि ये रसिया के रहने वाले हैं एंटन चेखव, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो है आपका पोएम से लिया गया लाइन है और ये दूसरा पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप उसमें देखेंगे आपको मिल जाएगा ये लाइन, एकदम एब्सोल्युटली मिलेगा। इसका राइट आंसर सी होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन ने इसे लिखा है, कंपोज किया है इस पोएम को। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हु इज़ द विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर किसको कहा गया है? ये आपका जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम से लिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डेथ, सॉरी डी बोल रहा हूँ मैं, ए होगा। हु इज़ द विस्परिंग नेवर, इसका राइट आंसर डी ए होगा। क्या हो गया मुझे, 72 का राइट आंसर ए होगा। यहाँ देख सकते हैं डेथ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि द डैश डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस वुड, उसी पोएम से, यानी कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से ही ये लाइन है, ये भी लाइन है। यहाँ कह रहा है कि द डैश डैश हैज़ बिकम डम, कौन जो है डम बन जाता है लीफलेस वुड को देखकर? तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसमें नाइटिंगेल की चर्चा है, तो राइट आंसर जो है डी होगा। W.H. ऑडेन का लिखा हुआ एक बहुत सुंदर कविता है, आप देखेंगे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें जो है नाइटिंगेल का चर्चा किया गया है, नाइटिंगेल की चर्चा किया गया है, नाइटिंगेल बर्ड की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डैश डैश इज ए मेटाफिजिकल पोएट, किसको जो है आध्यात्मिक कवि कहा जाता है? तो आप पहला पोएम जब पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जिसे जॉन डॉन ने लिखा है, तो उनमें कवि के बारे में जो बताया गया है उसी में ये लाइन दिया गया है कि जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 74 का ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी,
कौन मैक्विटी को लेजी पाता है? तो मैक्विटी को किसने लिखा है भाई? टी.एस. इलोइट ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलोइट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है के एन दारूवाला। के एन दारूवाला इज ए या एन डैश डैश पोएट। के एन दारूवाला जो है जिसने फायर हिम लिखा है, पोएम आपकी बुक में है एक पोएम फायर हिम, उसे के एन दारूवाला जो है लिखे हैं के एन दारूवाला है, यहाँ के एन दारूवाला दिया हुआ है। चलिए तो कह रहा है कि ये कैसे कवि हैं? तो ये इंडो एंग्लियन कवि हैं, यहाँ डी होगा, यानी प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइम्स डज रूपर्ट ब्रूकी यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन हिज सोनेट। जो ये रूपर्ट ब्रूकी एक सोनेट लिखे हुए हैं, एक कविता है द सोल्जर, और उसमें ये पूछ रहा है कि इंग्लैंड और इंग्लिश को कितने बार जो है इस वर्ड का यूज किया गया है। तो 4 बार जो है इंग्लैंड का यूज किया गया है और 2 बार इंग्लिश का, यानी 4 2 6। राइट आंसर हमारा 6 ए होगा। 77 का राइट आंसर ए होगा 6। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मैक्विटी इज कॉल्ड। मैक्विटी इज कॉल्ड, जो मैक्विटी जो बिलार है उसे क्या कहा जाता था? तो उसको हिडन पाँव कहा जाता था। याद रखिएगा, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है द हिडन पाँव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या चीज़ कि स्नैक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स। स्नैक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। तब मैं बहुत छोटी थी जब सांप किताबों पे लौटते थे, घूमते थे। इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। याद रखिएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें जो है कमला दास जो है बताई है इस लाइन को इस पोएम में। चलिए तो प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर सी होगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु रोड द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा था? किसने लिखा? तो इसको लिखा था जॉफरी चौसर। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा चौसर, जॉफरी चौसर, यहाँ चौसर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री इज मोर सेंसिटिव टू। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यह जो है सवाल लिया गया है, उसमें देख सकते हैं, इसका जिक्र है कि 20वीं सदी में यानी 20th सेंचुरी में पोएट्री इज मोर सेंसिटिव टू क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि द वर्ड ड्रामा, ड्रामा शब्द जो है यह वर्ड मीनिंग में है। क्या है? वर्ड मीनिंग में है। अगर लैंग्वेज पूछेगा तो ग्रीक होगा, ग्रीक लैंग्वेज से ड्रामा शब्द लिया गया है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज नहीं पूछ रहा है। कम्स फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में ये आता है किससे? तो ये थिंग डन, इसका राइट आंसर बी होगा। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज पूछे तो ग्रीक बताइएगा कि द ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, बट वर्ड मीनिंग की जब बात करें तो इसका मतलब होता है थिंग डन। तो 82 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हु रोट वेनस एंड एडोनिस। वेनस और एडोनिस किसने लिखा है? एक कविता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, शेक्सपियर का काफ़ी फेमस कविता है। तो 83 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर डैश डैश इंग्लिश। ये आपको जो है मैं बता दूं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट लाइन जो है पहले चैप्टर का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका पहला चैप्टर है, जो चैप्टर उस चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन। हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, उसमें जो लास्ट लाइन है आप देखेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है नॉट नेटिव होगा, राइट आंसर नॉट नेटिव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर इज टेकन फ्रॉम। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कि नथिंग कैन इक्वल की कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बीज रोपे गए हैं। सभ्यता और संस्कृति की बीज की बात हो रही है। इज टेकन फ्रॉम, तो किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्ल एस बक गिव्स। पर्ल एस बक जो है वह देती हैं, क्या देती हैं जी? एन आइडियलिस्टिक पिक्चर ऑफ इंडिया। बी में कह रहा है ए रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपुल। यस, राइट आंसर इज बी। भारत के जो वास्तविक चित्र है और यहाँ के लोगों को वो दर्शाई है अपने लेख में। तो पर्ल एस बक गिव्स, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
माय डियर फ्रेंड्स, सीबेई टुक टू डैश डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। जब सीबेई के पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, उसके जो जितने गॉड्स हैं उसका पैशन रहता है गॉड्स को कलेक्ट करना, सबको जो है तोड़ देते हैं, हथौड़ा उठाते हैं, सबको चकनाचूर तोड़ देते हैं। तो बाद में वो क्या करने लगता है, तो कलेक्टिंग गॉड को गिव अप करने के बाद वो जो है पेंटिंग करता है, पिक्चर्स को क्या करता है, पेंटिंग करता है। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 88 प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन इन आई हैव ए ड्रीम रेफर टू, तो नेग्रोज, ये ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन किसको रेफर किया गया है आई हैव ए ड्रीम में, तो नेग्रो जाति के लोगों के बच्चों को। तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नेग्रोज। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। द नेम ऑफ लोमोज डॉग इज, लोमो के कुत्ता का नाम क्या है, तो लोमो कुत्ता का नाम गेस है, यानी 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गेस। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द अर्थ इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि अर्थ, जो आप पढ़े होंगे जिसमें जिक्र है, किसका जिक्र है, बेंजी, बेंजी का जिक्र है, जो इसमें वो मुर्गी वगैरह को पालता है। तो इसमें पूछ रहा है कि द अर्थ जो है वो क्या है, मतलब वो ड्रामा है कि स्पीच है कि शॉर्ट स्टोरी है कि ऐसे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। दी अर्थ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज। प्रश्न संख्या 91। तो इसका राइट आंसर जो है, कह रहा है कि कौन विख्यात है, कौन जाना जाता है, कौन अच्छी तरह से जाना जाता है, किसके लिए, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए और एलिजीज के लिए। तो आप जैसे ही देखेंगे पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, तो जिसके राइटर जॉन डॉन है, इनके बारे में जो जिक्र हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे लास्ट में देखिएगा जो ऑथर के बारे में दिया गया है ना, तो जॉन डॉन जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर और एलिजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे। तो चलिए इसका सही आंसर, राइट आंसर 91 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि W.H. ऑडेन ओन द डैश डैश प्राइज इन 1948। तो W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। सही आंसर हमारा ए होगा, 92 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं जी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी। तो जॉन किट्स जो हैं ये लंदन के रहने वाले हैं और लंदन जो है ब्रिटेन में है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द सोल्जर इज ए डैश डैश पोएम, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा ये, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। तो सोल्जर जो है सैनिक, द सोल्जर जिसे रूपर्ट ब्रोकी ने लिखा है, यह एक वार पोएम है। इसका राइट आंसर डी होगा, वार पोएम। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैक्विटी इज ए डैश डैश, मैक्विटी क्या है, तो वो एक कैट है, सी बिलार है, कैट। नेक्स्ट जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्विटी जो है एक कैट है। नेक्स्ट केन दारूवाला वाज ए डैश डैश बाय रिलीजन, केन दारूवाला जो है धर्म से वो क्या है, पारसी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पारसी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट हैज एनरिच द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो इसके 4 विकल्प है बाबू, ध्यान से देखिए। क्या चीज़ जो है समृद्ध बनाया वोकैबुलरी को, तो जो बोरोइंग था, कई लैंग्वेज जो है आए तब जाके उससे कई वर्ड लिया गया जो वोकैबुलरी को एनरिच्ड किया। तो बोरोइंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.M. फोर्स्टर, E.M. फोर्स्टर, E.M. फोर्स्टर ने जो है ए पैसेज टू इंडिया लिखा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर 99 का ए हो जाएगा, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर ऑब्जेक्टिव अंग्रेजी का 12th का। इसका लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। विच लैंग्वेज इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो हमारा नेटिव लैंग्वेज, जो हम इंडियन लोग हैं, हमारा नेटिव लैंग्वेज कौन सा नहीं है, तो इसमें ए जो है इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों का मैंने एकदम करेक्ट आंसर बताया है, आप ज़रूर इसे याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।